हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। आज हम कल मार्केट क्लोज़ है क्योंकि गांधी जयंती है। ये सभी लोगों को मालूम है कल 2 अक्टूबर है, इसलिए मार्केट क्लोज़ है। तो हम ट्यूसडे से देखेंगे कि मार्केट ओपन होगा तो क्या क्या बातें चलेंगी और मार्केट में हम कौन सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, वो सब बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था कल मार्केट छुट्टी है, ये डिटेल आपको एनएसई के वेबसाइट के ऊपर भी दिखेगा। इधर लिखा है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, इसलिए मार्केट क्लोज रहेगा। चलिए आगे का अपडेट्स देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ करके चैनल का नाम है मेरा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपडेट करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से अपडेट्स देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कल मार्केट क्लोजेस के बारे में ऑलरेडी बताया हूँ। जीएसटी का डाटा भी आया है। इस महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.63 लाख जा चुका है, जो कि ये हर महीना अपडेट्स आते रहते हैं कि इस महीने में कितने जीएसटी कलेक्ट हुए हैं और वो कितना पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है टैक्स के कलेक्शन के इसमें। जितना ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा उतना अच्छा गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेंडिंग का प्लान कर सकते हैं। ये हर महीने उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड अभी 1.5 लाख करोड़ के ऊपर ऑन एन एवरेज आ रहा है। इधर इन्होंने लिखा है दिस इज 7th month in a row that monthly goods and service taxes mop up has come in above 1.5 लाख करोड़। मतलब लगातार 7 महीने से 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हर महीने का टैक्स कलेक्शन आ रहा है करके इन्होंने बताया है। हम थोड़ा स्पीड जाएंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ कवर करने हैं। और ऑटो सेल्स ये हर महीने के स्टार्टिंग पर हर महीने के जब भी पहली तारीख आते हैं 2 तारीख आते हैं, आपको पिछले महीने में कितने ऑटो सेल्स के गाड़ी के कंपनी ने कितने ऑटो सेल्स किए हैं करके अपडेट आता रहता है। तो अभी आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात भी हमको मार्केट में कंसिडर करना पड़ेगा। ये हफ्ते आपको न्यूज़ आते रहेंगे तो ऑटो स्टॉक के ऊपर आपको नज़रें रखनी पड़ती है कि उनके सेल्स कैसे रहे और उस पोस्टिंग की वजह से उनके शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट आया करके उनको ऑब्जर्वेशन पे आपको रखना पड़ता है। तो आज ऑलरेडी मारुति सुजुकी का अपडेट आ चुका है। उन्होंने पोस्ट किया है कि 1,50,000 का इन्होंने पिछले महीने में मतलब सितंबर के महीने में पैसेंजर व्हीकल सेल किए हैं। ये इनके बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। इन्होंने बताया कि 1.6% का ग्रोथ आ चुका है और इन्होंने बताया कि इनके अभी तक के जो सेल्स है, जो कि 6 महीने के से कुछ 6 महीने के सेल्स है, उन्होंने ऑलरेडी 1 मिलियन से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं करके बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर तक इन्होंने हाफ ईयर में 1 मिलियन गाड़ियाँ सेल की है। मतलब 10 लाख गाड़ियाँ सिर्फ विदिन 6 मंथ्स इन्होंने सेल किया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ऑटो सेल्स चल रहे हैं। सिर्फ ये 1 महीना में इन्होंने सोल्ड टोटल ऑफ 1,81,000 यूनिट्स इन्होंने सिर्फ 1 महीने में सेल किया है। उनमें से अराउंड 1.5 लाख यूनिट्स इन्होंने पैसेंजर व्हीकल और एलसीवी को मिला के सेल किया है 1 ही महीने में। बहुत ही अच्छी तरह से इनका बिक्री हुआ है। और वेदांता के ऊपर भी आप नज़रें रख सकते हैं कि इनके डीमर्जर के प्लान आ चुके हैं। उन्होंने बताया है डीमर्जर क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है। उन्होंने बताया कि डीमर्जर की वजह से उनको इन्वेस्टर को ऑप्शंस मिलेगा कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनको ऑप्शन मिलेगा। अभी तो सिर्फ वेदांता लिमिटेड करके एक ही स्टॉक है। अगर जब ये डीमर्ज हो जाएगी तो उनको अगर किसी को ऑयल एंड गैस में जाना है तो ऑयल एंड गैस का पर्टिकुलर शेयर मिलेगा, या फिर जिंक में जाना है तो जिंक का शेयर मिलेगा, एल्यूमिनियम में जाना है एल्यूमिनियम का मिलेगा,
वेदांता एनर्जीज करके उसको एनर्जी में जाना है तो एनर्जी का स्टॉक मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे बिजनेस एक ही स्टॉक के अंडर, जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सो अगर किसी को जियो जाना है तो जियो का स्टॉक नहीं है, रिलायंस रिटेल में जाना है तो रिलायंस रिटेल का स्टॉक नहीं है। सो उनको सिर्फ रिलायंस लिमिटेड ही परचेस करना पड़ता है। सो उन्होंने अभी डीमर्ज करने का उन्होंने एक मोटिव बताया कि सो इनमें से उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उनके पास अभी उन्होंने सेपरेट करके लिस्ट करेंगे तो उनको ऑप्शन मिलेगा कि इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए करके। उसके साथ इन्होंने बताया कि जैसे ये लोग मार्केट में लिस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग अपना कर्जा क्लियर करने के लिए क्लियर करेंगे। उन्होंने ये भी एक मोटिव बताया है। और प्लस इन्होंने बताया है कि जो अगर किसी के पास वेदांता लिमिटेड का स्टॉक है तो उसके बदले में हर एक एंटिटी में उसको एक स्टॉक मिलेगा। तो वो लोग अभी 5 एंटिटीज़ लिस्ट करने वाले हैं। सो देयर विल बी टोटल 6 डिफरेंट एंटिटीज़, मतलब उनको 5 न्यू लिस्ट कंपनी जो भी है तो उसके एक शेयर उनको मिलेगा। अगर वेदांता लिमिटेड का आपके पास कोई एक शेयर है तो आपको उसके बदले में दूसरे उनके जो भी 5 लिस्टेड सब्सिडीज आएंगे उनके भी आपको शेयर्स मिलेंगे। ऐसा कि वेदांता लिमिटेड को इन्वेस्ट करने का लायक वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इसके बैलेंस शीट एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी कंपनी है, क्या है करके। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेदांता लिमिटेड से दूर रहिए, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का विचार मत कीजिए करके। सो हमको किसी और दिन उनका एक बार बैलेंस शीट और उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कितना प्लेट जो, सब उसके बारे में हमें और एक दिन आपको वीडियो में बनाकर आपको प्रेजेंट करता हूँ कि ये आपको इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं है करके। तो अभी के लिए इन्होंने इतना अपडेट बताया है कि उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है और प्लस सभी को मालूम ही है ये लोग ये कंपनी लिस्टेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। अराउंड $6 बिलियन का कुछ उनके पास कर्जा है, उसमें से अराउंड 75% उनको 2024 या 25 के अंदर ही क्लियर करना पड़ रहा है करके। अराउंड 1/3 ऑफ इट, आई थिंक ये 1/3 ऑफ इट उनको 24 के अंदर क्लियर करना, मतलब $2 बिलियन का उनको कर्जा 2024 के अंदर क्लियर करना है। सो उनके पास उतना कैश भी नहीं है, इसीलिए वो लोग ये एंटिटीज अभी लिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सब कंप्लीट होने के लिए, डीमर्ज का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 1 साल का वक्त लगेगा करके उन्होंने पहले ही बताया है। सो और उनके शेयर्स पे बहुत ही प्लेज है जो कि गिरवी है, सो लेंडर के पास है। उन्होंने बताया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा और डिविडेंड पॉलिसी भी वैसे ही रहेगी जैसे कंपनी के एज़ पर कंपनी पॉलिसी, जो कंपनी लॉ है उसी के हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी भी आएगा। और डेट, मतलब इनका जो अभी जितना भी कर्जा है, टोटल कर्जा है, उनको हर सब्सिडियरीज में डिवाइड करेंगे एज़ पर द कंपनी लॉ करके इन्होंने जो उन्होंने अपडेट दिया है उसमें सब कुछ इसके बारे में बताया है। सो उसके बाद अभी एक मशहूर बिलियनर है जो कि यूएस के हैं, रे डालियो। उन्होंने वार्न किया है कि यूएस अभी बहुत ही खतरे में है, क्योंकि उनका टोटल कंट्री का कर्जा जा चुका है, अराउंड 33 ट्रिलियन डॉलर जा चुका है करके उन्होंने बताया है। और ये बहुत ही खतरे की घंटी है करके वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब ये है कि यूएस ने बहुत ही ज़्यादा कर्जा लिया है और कर्जे के ऊपर अपना देश जला रहा है करके वो बता रहे हैं। अगर ऐसे ही कर्जा बढ़ता ही रह गया तो वो बता रहे हैं कि उनके इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। सो दो इकोनॉमी उनका सिर्फ 1 या 2% के इसमें ही फ्लक्चुएट करते रहेगा करके उन्होंने बताया है। सो उनका मतलब यही है कि क्योंकि सिंस वो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लंबे तक चलेगा करके फेड ने बताया है पिछले मीटिंग में। सो वो यही बात बता रहे हैं कि एक डेट क्राइसिस आ सकता है, यूएस सबसे ज़्यादा डेट ले रहा है, तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। अगर किसी को रे डालियो कौन है करके नहीं मालूम है तो आप गूगल करके विकिपीडिया में देख सकते हैं। मैं अगर आम भाषा में बताऊं तो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो इन्होंने 2007 में कुछ प्रेडिक्ट करके बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सो नियर टर्म में। तो इन्होंने जैसे बताया था सो ऐसा ही हुआ था।
सो इसके लिए इनको अभी जो भी ये स्टेटमेंट देते हैं तो ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो ये बताते हैं कि वो ऐसा ही होगा करके, लेकिन उन्होंने उनका ओपिनियन जो इतने साल का बिजनेस जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा है। देखते हैं वो कितना सच होता है कितना झूठ है करके। सो उसके बाद हमारा MPC का मीटिंग है जो कि आपको अक्टूबर 4 को देखने को मिलेगा। तो हमको अक्टूबर के 4 और 6 तारीख को है, 4 और 6 तारीख को MPC का 2 दिन का मीटिंग है। सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक नहीं होगा, जो जितना है उतने में ही रहेगा, जो कि 6.5% का कुछ रेपो रेट कुछ है, सो उसमें ही रहेगा करके सबका एक्सपेक्टेशन है। देखेंगे कि जो मीटिंग के बाद क्या आता है। सो वो भी ये हफ्ते होने वाला है। तो RBI का मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू होकर 6 अक्टूबर को ख़त्म हो गए, 2 दिन का चलने वाला मीटिंग है। सो उसके बाद भी आपको ये डाटा भी कुछ मार्केट में हफ्ते में देखने को मिलेगा, जो कि RBI पॉलिसी मैंने ऑलरेडी बताया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज नंबर भी आएंगे, मतलब हमारे कंट्री में ये पिछले सितंबर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कितने सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग होकर एक्सपोर्ट हुए हैं, और प्लस सर्विस इंडस्ट्री का कितना एक्सपोर्ट हुआ है करके वो आपको ये हफ्ते में इंडेक्स आएगा। सभी का एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा गिरावट ही रहेगा करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चर भी आपको 58.6 से 57 आने का चांसेस है करके बता रहे हैं। और सर्विस इंडस्ट्री मतलब जो हमारा IT प्रोडक्ट्स, IT का जो एक्सपोर्ट होता है वो भी 59 फ्रॉम 60 से 59 आने का चांसेस है करके बता रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी है क्या हमारा फेड के स्पीक भी है, मतलब वो फेड के जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत सारे इवेंट में बहुत इधर उधर इवेंट में जाते रहते हैं। तो ये हफ्ते भी उनका कुछ मीटिंग है और उधर भी जेरोम पावेल भी जा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि उधर वो जो मीटिंग करते हैं, और ये कोई फेड का मीटिंग नहीं है, उनको किसी इवेंट में बुला रहे हैं तो उनको इवेंट में इनवाइट है। तो फिर देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पर क्या कमेंट करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बताएंगे क्या या इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बताएंगे, तो वो देखना पड़ेगा। और उनके स्पीच के अगर उस स्पीच में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया कि नहीं हम रेट हाइक करने वाले, ऐसे कुछ बताया, या फिर कुछ भी मार्केट को हिंट मिला कि अगर वो लोग टाइट पॉलिसी लेके आ रहे हैं करके कुछ भी उन्होंने बताया, तो वो मार्केट ऐसा रिएक्ट कर सकता है। देखना पड़ेगा वो उस इवेंट में क्या करेंगे। ये बिजनेस मीटिंग है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं पेनिनसुला में, जो पेनिनसुला घर के एक स्टेट है US में, सो उधर होने वाला है मीटिंग। देखना पड़ेगा कि वो क्या बताएंगे। उसके बाद ये हफ्ते में आपको OPEC का मीटिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि 4 अक्टूबर को है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी ऑलरेडी, और उनका कैलेंडर है कब कब मीटिंग है करके। सो 4 अक्टूबर को OPEC का मीटिंग है। देखना पड़ेगा कि सऊदी और रशिया क्या डिसीजन करेंगे। वो लोग फिर से प्रोडक्शन कट करके जाएंगे या फिर वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑयल प्राइस में थोड़ा गिरावट आने का चांसेस है। वो अगर गिरावट आ गई तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा अभी ऑयल जितना आप देख सकते हैं 95-96 तक जा चुका है ऑयल का प्राइस। अगर ऐसा हाई रहेगा तो हमारा इन्फ्लेशन भी नीचे आने का चांसेस कम रहेगा। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सऊदी और रशिया डिसीजन ले सके कि वो का प्रोडक्शन बढ़ाएं। देखना पड़ेगा, मीटिंग के बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके। तो इस आप FI का डाटा भी हम थोड़ा देखेंगे। सितंबर और अगस्त में FI ने सिर्फ ऑन एंड ग्रॉस उन्होंने सिर्फ स्टॉक सेल ही किया है। आप देख सकते हैं अगस्त में उन्होंने 20,000 करोड़ का सेलिंग किया था, सितंबर में 26,000 करोड़ का, और DIS ने उसी साइड बाइंग भी किया है। देखना पड़ेगा कि अक्टूबर में वो लोग कैसा उनका बर्ताव रहेगा, अगर वो फिर से इस महीने भी सेलिंग करेंगे या फिर नेट बायर रहेंगे, तो देखना पड़ेगा। इस साल तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं अप्रैल से अप्रैल में जून जुलाई तक उन्होंने सिर्फ नेट बाइंग की थी, लेकिन पिछले 2 महीने से अगस्त और सितंबर में इन्होंने सिर्फ सेलिंग ही की है। देखना पड़ेगा कि अक्टूबर में उनका क्या बिहेव रहेगा।
उसके बाद जैसे आपको मालूम है बाइडन ने अभी उनके जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने स्पेंडिंग के लिए अप्रूवल दिया है। वो बताया कि सिर्फ 45 डेज़ का बिल पास किया है। सो नवंबर का कुछ 17 तक इनको डेडलाइन है, तो तब तक उनको उनके जो आगे का बजटिंग है उनको प्लान करना पड़ेगा। उन्होंने अभी क्लियर कट बताया कि यूक्रेन को कुछ भी फंडिंग नहीं करेंगे करके। इस जो उनका जो मीटिंग हुआ लास्ट वर्किंग डे पे, जो कि शायद थर्सडे को या फ्राइडे को कुछ हुआ था मीटिंग, सो उस दिन उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो देखना पड़ेगा कल सो इनके इस डिसीजन के हिसाब से आज यूएस मार्केट कैसा खुलेगा और क्या बिहेव करेगा। सो उसके बाद हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स है। सो टीसीएस का डेट आ चुका है। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में, जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि इन्फोसिस का और एचसीएल का 12 अक्टूबर को आ रहा है, तो उसके पहले हमारा टीसीएस का भी रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि वो सबसे पहले अपना रिज़ल्ट पेश करते हैं। तो उनका डेट आ चुका है। तो उन्होंने 11 अक्टूबर को रिज़ल्ट पेश करेंगे और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंटरिम डिविडेंड देंगे करके। इंटरिम डिविडेंड देना है कि नहीं देना है करके वो लोग प्रेजेंट करेंगे, अप्रोच करेंगे उस मीटिंग में। उस मीटिंग में अगर फाइनलाइज हो गया कहाँ डिविडेंड देंगे करके, तो डिविडेंड जो जिसके पास भी टीसीएस का शेयर है उसको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर टीसीएस ने अगर डिसाइड किया है कि इंटरिम डिविडेंड देना है, हम लोग इस विषय को प्रस्ताव करेंगे मीटिंग में करके डिसाइड उन्होंने थिंकिंग किया है, तो वो लोग हमेशा डिसाइड करते हैं और डिविडेंड भी मिलता है। देखना पड़ेगा इस बार वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, ऐसे ही कुछ वीडियो में कल फिर से मिलेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय।